एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज का दिन बड़ा ही खास है मध्य प्रदेश के लिहाज से। नतीजों का दिन है। 28 सीटों पर जो तमाम 355 उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है। खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट। राजनीतिक पंडितों का मानना तो यह भी है कि बीएसपी भी अपना खाता खोल रही है, लेकिन नतीजे बताएंगे कि किसके किस्मत में क्या लिखा है वोटर्स ने। तो आज वोटर बड़ा मुस्कुरा रहा है, दोनों के दावों को खूब महसूस कर रहा है, खूब सुन रहा है। लेकिन मंगल का दिन है और मंगल का फैक्टर बड़ा ही दोनों ही दल अपने पक्ष में समझ रहे हैं। लेकिन मंगल यानी हनुमान जी किसका करेंगे बेड़ा पार, नजर तो बनी हुई है। रुझान जैसे ही आना शुरू होंगे आपके सामने होंगे, लेकिन काउंटडाउन हटा दीजिए, अब काउंटिंग शुरू हो गई है। टाइम हो चुका है और काउंटिंग का जो वक्त है वो अब यहां से शुरू हो गया है। यानी शाम तक आते आते पहले खुलेंगे शुरू में डाक मत पत्र और उसके बाद जब समय जाता जाएगा ईवीएम भी खुलेगी। धीरे धीरे और शाम बढ़ेगी, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। कुछ लोगों के चेहरे खिले हुए होंगे तो कुछ के मुरझाए हुए होंगे। खुलेंगी ईवीएम की पेटियां और पता चलेगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुला या फिर जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए वैभव के पास लिए चलते हैं आपको, उसके बाद मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मेहनत तो बड़ी की लेकिन आज का दिन किसके पक्ष में जाता हुआ। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बीजेपी कार्यालय से वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे और भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब गिनतियां शुरू हो चुकी है। वैभव जी, आवाज मिल रही है जी? वैभव, गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल माफ कीजिएगा, पहले पारुल तो मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय शिफ्ट हो चुका हूं और कांग्रेस कार्यालय के बाहर गहमा गहमी देखी जा सकती है और आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और सुबह से ही यहां पर पूरे ही पीसीसी कार्यालय पहुंचने के लिए जो रास्ते होते हैं वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और बैरिकेड्स की स्पष्ट बैरिकेड्स पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पर क्यों है। मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और इस पहले हम देखते थे कि काउंटिंग ईवीएम की तब शुरू होती थी जब पोस्टल बैलेट की मतगणना खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार नियम में बदलाव किया गया है और आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मंगलवार को मतदान हुआ था, मंगलवार को मतगणना हो रही है, तो हनुमान जी के परम भक्त कमलनाथ पर हनुमान जी की कृपा बरसेगी। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इस जो ट्वीट किया है, ट्वीट भी कई सवाल खड़े करता है कि क्या केवल कमलनाथ के साथ अन्याय हुआ था मध्य प्रदेश में, पूरी कांग्रेस के साथ नहीं हुआ था, दिग्विजय सिंह के साथ नहीं हुआ था? तो ये ट्वीट तंज कसना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी की कृपा के बारे में बात करना चाह रहे हैं? तो 355 प्रत्याशी हैं, 63 लाख से ज्यादा वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया है और उन्होंने मतदान करके किसको चुना है इसके बारे में स्थिति अब स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। और अब प्रत्याशियों जो 355 प्रत्याशी हैं उनकी दिल की जो धड़कनें हैं वो तेजी से बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि 8 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू हो चुकी है, तो दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं और दिल की धड़कनों के साथ ही जनता ने किसे चुना है इसके बारे में भी जल्द ही पूरी ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, माफ कीजिए वैभव, आप जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वहाँ मतदान केंद्र के बारे में भी आप बता रहे थे, क्या कुछ तैयारियां मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं, मतगणना केंद्रों पर देखी जा रही हैं, माफ कीजिए? और मुझे ये भी बताइए इस वक्त जो भी आप देख पा रहे हैं उसके बारे में भी बताइए, कहाँ आप मौजूद हैं, वहां से क्या अपडेट्स आपके पास निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल पारुल, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं। कांग्रेस कार्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति यहां पर आना चाह रहा है उससे लिखित में पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। इसके साथ ही मतगणना शुरू हो चुकी है, तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो टेबल्स होती हैं वो दूर दूर लगाई गई हैं। केवल 10 जो पार्टी के काउंटिंग एजेंट होते हैं उन्हें मतगणना हॉल में बैठने की, टेबल पर बैठने की अनुमति है, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है मतगणना के साथ साथ। और इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। ईवीएम जब स्ट्रांग रूम से काउंटिंग जो हॉल है वहां पर जाएंगी तो उसका पूरा ही सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा। तो सुरक्षा चाक चौबंद है।
क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस के द्वारा भी कई तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस को डर था कि मतगणना के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए सीसीटीवी फुटेज के साथ ही ईवीएम को रखा जाए और जब ईवीएम जाए कंट्रोल रूम में तो वहां पर उसका पूरा कवरेज किया जाए। तो कुछ मांगों को आयोग के द्वारा माना भी गया है और इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में गहमा गहमी बढ़ गई है। जो कल तक जानकारी थी पाल, उसके मुताबिक दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूरी ही जो काउंटिंग है उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है पीसीसी कार्यालय के 4थे माले पर। वहां बैठकर पूरे ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट 19 जिलों पर जहां पर मतगणना हो रही है उसकी निगरानी करेंगे। तो दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, दोनों ही पार्टियों के मॉनिटरिंग सेक्शन में नेता बैठ चुके हैं, उनके साथ ही लीगल एडवाइजर भी बैठ चुके हैं और प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि कल जो जानकारी मिली थी कमलनाथ के द्वारा जिन 19 जिलों में मतगणना होनी है वहां के कलेक्टर से बातचीत की गई थी और कलेक्टर से कहा गया था कि आप ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएं। तो कमलनाथ को जो करना था वो कर चुके हैं, दिग्विजय सिंह को जो करना था वो कर चुके हैं। इसके साथ ही सरकार मतलब बीजेपी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभी से बातचीत कर चुके हैं। तो अब किस्मत का फैसला करेगी जनता और जनता ने किसे चुना है इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ ही हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है ब्रजभूषण नाथ, वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर है कांग्रेस कार्यालय, वो सुबह से ही पहुंच गए थे। क्या कहता है आपका आंकड़ा? कमलनाथ जी भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे? थोड़ी देर बाद हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। पिछले बार भी मतदान के टाइम पे आपने देखा होगा कि पूरे लोग धीरे धीरे सब लोग आ गए थे। मैं तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो तो वार रूम में आ चुके हैं और धीरे धीरे उत्साह बढ़ेगा। इस सुबह ठंड का टाइम है, लेकिन जहां जहां मतगणना हो रही है जितने 28 विधानसभा में, हमारे वहां पे पूरे कार्यकर्ता, प्रत्याशी और सभी लोग सतर्क हैं और सब नजर गड़ाए हुए हैं और निश्चित तौर पे 12, साढ़े 12, 1 बजे परिणाम आएगा और कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ेगी। सिद्धार्थ सिंह रजावत जो कि ग्वालियर में थे, ग्वालियर का इनको मीडिया की ओर से प्रभार सौंपा गया था, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, तो उनसे बात करते हैं। आपने पूरे ग्वालियर को नजदीकी से देखा, क्या रहा रुझान? देखिए, कमलनाथ जी की जो एक तूफानी रैलियां हुई हैं और जो जनता के अंदर उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, और जब सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़ के गए उसके बाद जो सिर माथे पे और सिर के मतलब जनता ने उनको लिए पूरे अपना जो हो सकता था वो पूरा सहयोग दिया है और जनता कमलनाथ जी के साथ है। जो 22 जयचंद और गद्दार गए थे, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको 11-12 बजे के बाद उसके रुझान आने शुरू हुए। आज मंगलवार है, क्या हनुमान जी की कृपा बरसेगी कमलनाथ जी पर? देखिए, कमलनाथ जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और मंगलवार को ही पार्टी हमारे जो पिछली सरकार थी गई थी, उसके बाद जो मतदान हुआ वो भी मंगलवार को हुआ है और आज जो मतगणना है वो भी मंगलवार को है। तो मंगलवार हमेशा फलीभूत होता है कमलनाथ जी के लिए। तो बिल्कुल आज मंगलवार है और आज के दिन कमलनाथ जी पर क्या हनुमान जी की कृपा बरसती है चंद घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रवक्ता अपनी ओर से दोनों ही दावा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कि भगवान जी हनुमान जी की कृपा हम पर बरसेगी। लेकिन हनुमान जी के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, केवल चंद घंटों का इंतजार है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, चंद घंटों का इंतजार और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट बनाए रखिएगा क्योंकि सबसे बड़ी जगह मॉनिटरिंग जहां से हो रही है, कंट्रोल रूम जहां बनाया हुआ है वहां पर आप मौजूद है, तो अपडेट दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत ही खास आज का दिन है। हनुमान जी किसका बेड़ा पार करेंगे, किस पर कृपा बरसाएंगे, ये तो समय के साथ पता चलेगा। चंद घंटों का इंतजार। वर्तमान में क्या स्थिति है विधानसभा की वो आप समझिए, कितनी सीटों की जरूरत किसे है, ये आपके सामने तस्वीर। 107 बीजेपी के पास है, 87 कांग्रेस के पास है, 29 सीटें खाली हो चुकी है। 7 जो सपा बसपा निर्दलीय हैं उनके पास सीटें हैं और जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा सीटों की कांग्रेस को है। देखिए, कांग्रेस को सीधे सीधे 28 सीटों की जरूरत है, तभी वो जो मैजिकल फिगर्स है उन तक पहुंच पाएगी और बीजेपी को महज 8 सीटों की जरूरत है, वो मैजिकल फिगर्स को छू लेगी। और उसके बाद सपा बसपा का साथ तो दोनों में से किसी एक के पास जाएगा ही, लेकिन जो सत्ता में रहता है सपा बसपा निर्दलीय उनके साथ चले जाते हैं। और जो सिनेरियो बना उसमें बीएसपी ने तो साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले। बहरहाल, तो विधानसभा की वर्तमान स्थिति ये है, जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी आप समझ चुके हैं। लगातार अनादि टीवी अपने सत्ता का फाइनल कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी गणित को भी आप तक समझाता रहा है। तो जो परिस्थिति है वो यही कहती है कि ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी बीजेपी को, लेकिन उसके बाद भी पूरी ताकत लगा दी बीजेपी में। हर वो बड़े कद का नेता मध्य प्रदेश में पहुंचा जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है
और उसके अलावा कांग्रेस के प्रचारक, स्टार प्रचारक जो 17 दर्जा जिन्हें दिया गया था, उनकी सूची फहरिस्त बड़ी लंबी थी, लेकिन शुरुआत के जो 5 नंबर थे वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए। चलिए अब आगे चर्चा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, काउंटिंग शुरू हो गई, नजर हमारी पैनी बनी हुई है। जैसे ही जो भी रुझान सामने आते हैं सबसे पहले हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लगातार हर मतदान, हर जो मतगणना जहां पर हो रही है वहां पर हमारे जो संवाददाता हैं वो तैनात हैं, वो पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो में, जहां से हमारे साथ राजो मालवीय जी जुड़ी हुई है। बीजेपी के पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत करती हूँ राजो मालवीय जी का, और साथ ही रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी का भी आज के दिन में बहुत स्वागत। और रत्नाकर जी, आज नतीजों का दिन है, सबसे पहले तो आपका ही विश्लेषण, कैसे देखते हैं आप? पूरा समय आपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के जरिए चुनावी माहौल जो चल रहा था मध्य प्रदेश का, जो लहर चल रही थी, किसकी तरफ आपने देखा कि कौन से मुद्दे रहे जिसे बहुत ज्यादा इस वक्त वोटर ने देखा होगा? और अब मतगणना जो हो रही है इसमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा मुद्दा जनता को पसंद आया या कौन सा नहीं पसंद आया। सिंधिया का आगे मध्य प्रदेश में क्या भविष्य रहेगा? शिवराज जी को कितना जनता ने पसंद किया है और आगे कितना नेतृत्व वो चाहते हैं? वीडी शर्मा जी की कप्तानी कितनी पसंद आई है? पूरा विश्लेषण आपकी तरफ से सर। रत्नाकर सर। निश्चित रूप से पारुल, धन्यवाद आपका। मार्च के एंड से लेकर जो स्थितियां बनी मध्य प्रदेश में जी, बहुत लंबे सियासी उठापटक हुए। आपने सबसे पहले बात की इश्यूज की, तो पारुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहा कि मतदाता के अपने अलग इश्यूज थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अलग इश्यूज बना के रखे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से उसे जबकि 8 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उसने किसी मुख्य विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरी ताकत झोंकी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रही कि इस पार्टी को यह दिखाना था कि उसको सत्ता में फिर से लाने का निर्णय गलत नहीं था। उसके पास उतनी ताकत है कि यदि कांग्रेस के एमएलएस भी उसकी तरफ आ जाते हैं तो भी वो भाजपा के होने की वजह से जीते जाते हैं। एक बात बहुत गौरतलब है यहाँ पर कि जितनी शिद्दत से कांग्रेस ने बीजेपी में आए लोगों को गद्दार या बिकाऊ कहा है, यदि वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं 2 चीजें बहुत ज्यादा उभर कर सामने आएंगी। पहली तो ये कि बीजेपी में आने के बाद वो जीत गए दोबारा, और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इतने संगीन आरोप जिसको बिकाऊ गद्दार कहा गया, वो लगने के बावजूद भी इसलिए जीत गए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वीडी शर्मा ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेहनत की थी। तो सबसे पहले फैक्टर है। दूसरा ये पारुल की इश्यूज चुनाव के पहले वाकई बहुत पुख्ता हुआ करते थे। मतदाता वास्तव में अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा कि कहाँ तो उसने कांग्रेस को वोट दिया था, उसे बहुमत के मुहाने पर पहुंचाया था, लेकिन 15 महीने बाद ही उसको दोबारा पोलिंग के लिए जाना पड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति को इस बात की पूरी जानकारी कि एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन फूके जाते हैं, और सारा का सारा भार आखिरकार उस प्रदेश की आम जनता की जेब पर ही पड़ता है। इलेक्शन के नतीजे आने के पहले ही सरकार को एक बार फिर से भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा है, पैसे की कमी हो जाती है, फंडिंग। तो एक इशू तो जनता के मन में ये था। दूसरा इशू था किसानों की कर्ज माफी का। कांग्रेस ने कहा था कि उसने बहुत बड़ी संख्या में कर्ज माफ किए हैं, भाजपा कह रही थी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में अब ये अफसरों की गलती है या मंत्री की गलती है, लेकिन विधानसभा में फिगर आ गया कि 27 लाख के करीब किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तीसरा जो इशू हुआ करता था कि मध्य प्रदेश में कोरोना से बचने के लिए नाकाफी इंतजाम किए गए, ये कहा गया। कमलनाथ सरकार तो अपने दौर में कोई भी इंतजाम कर ही नहीं सकी थी, और ये इनफैक्ट कमलनाथ की बतौर मुख्यमंत्री आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही भोपाल में कोरोना का पहला संक्रमित मरीज पाया गया था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हजरत शामिल हुए थे। उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान का ने सत्ता संभाली तो बाकी इशू सेट असाइड इसलिए होते चले गए क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट था सरकार के पास में कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता कोरोना से निपटने की है। तो कोरोना बहुत दिन तक यहाँ पर रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक पॉलिटिकल इशू बना। इंदौर में उसका बहुत ज्यादा फैलना, भोपाल में बहुत ज्यादा फैलना दूसरे जिलों की बनिस्बत। तो होते होते क्या हुआ कि एक स्थिति जब बनती दिखी कि कोरोना इशू बन रहा है, तो अचानक पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज लेकर आ गई। फिर वो चाहे आइटम हो जाए, जयचंद हो जाए, गद्दार हो जाए, हनुमान चालीसा हो जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाए, जिस भी तरीके की चीज हो जाए,
तो उन सारी चीजों के बीच में इश्यूज कहीं दबते चले गए, लगातार ऐसा लगा कि खत्म हो रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से बाद में कांटे की टक्कर देखने मिली, जिस हिसाब से अब चीजें समझ में आ रही हैं पारुल, कि कई जगह पर बहुत ज्यादा संघर्ष वाली स्थिति, बावजूद इसके कि कांग्रेस के पास वाकई इस चुनाव में अच्छे चेहरों की, उम्मीदवारों की कमी थी। कांग्रेस के पास बीजेपी के मुकाबले यकीनन कम लोग थे जो उसका प्रचार कर सकते। दिग्विजय सिंह बहुत बाद में एक्टिव हुए, जबकि बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा सहित पूरी टीम लगभग पूरे समय सक्रिय रही। बावजूद उसके यदि कुछ सीटों पर कांटे की स्थिति, कांटे का संघर्ष है, तो पारुल आप तय मान लीजिए कि मतदाता ने अपने इश्यूज के आधार पर वोट किए। पारुल जी, राजू मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करते हुए, आप कांग्रेस का पक्ष निकले हमारे साथ, और राजू मालवीय जी हमारे साथ लगातार बनी है। काफी सब्र रखा राजू मालवीय जी ने, लेकिन राजू मालवीय जी सोच रहे होंगे कोई तो कह दे, मुस्कुराइए, आप भोपाल में है, आज का दिन नतीजों का है। लेकिन क्या लगता है आपको, आपके पक्ष में कितने वोट पड़े होंगे और कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? राजू जी। देखिए पारुल जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी। जब पूरे महासंग्राम में जो मेहनत की गई थी उसका परिणाम आने वाला है। हमने 28 की 28 सीटों का लक्ष्य बनाकर परिश्रम किया है और हमें विश्वास है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आज परिणाम है, सबके सामने खुल जाएगा। दावे दोनों तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल। पहले जब मैं आपके चैनल में आई थी तब मैंने भी कुछ कहा था जी। और आज भी मैं कह रही हूँ कि सर्वाधिक सीटें हमें ही मिलने वाली है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, बस थोड़ी देर का समय है, सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ जाना है। ठीक है, राजू मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी का आवाज मिल रही है, तो भूपेंद्र गुप्ता जी, क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, राजू मालवीय जी का कहना है। और न केवल राजू मालवीय जी, पूरी की पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि 28 की 28 वो जीत रही है। आपका क्या कहना है इस पर? अभी थोड़ी देर में पानी उतर जाएगा, शाम 4 बजे तक जो है जी। आप राजू जी को ढूंढिएगा तो भी मिलेंगी ये। और जो आपकी चैनल भी जिस तरह का डिस्कशन कर रहा था जी, वो डिस्कशन हैरान करने वाला है। चीजों को इतना डिनाई करके भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, किस तरीके से उनके पास नहीं था, क्या किसी चैनल को ये कहना चाहिए कि साहब जो है कोरोना के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। एक प्रकरण था जिसमें और 1.5 लाख प्रकरण 6 महीने में जो संक्रमित हुए लोग, और उसमें कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ काम नहीं किया। क्या ये उचित है? ये क्या एक चैनल की निष्पक्षता सिद्ध करता है? नहीं, आप चैनल की निष्पक्षता पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के समय उस दिशा में कोई काम ही नहीं हो सका क्योंकि सरकार चली गई थी और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमलनाथ की बतौर। भूपेंद्र जी, ये निष्पक्षता आप हमें मत बताइए, आप मेरी बात सुनिए। आपने मेरे कहे पर सवाल उठाया है। मैंने कहा था कि जी आप एक प्रकरण जिस दिन छोड़ा, सरकार छोड़ी, और 1.5 लाख प्रकरण आज हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। आपको कहने में भी बुरा नहीं लगता ये? अरे आपको बात सुनने में बुरा लग रहा है। बात सुनिए एक सेकंड। मैंने ये कहा था कि सरकार को, कांग्रेस की सरकार को कोरोना के समय काम करने का मौका नहीं मिला। कमलनाथ ने जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद पहला संक्रमित मिला था। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसके बाद में प्रदेश में कोरोना फैलना शुरू हुआ। आपकी दिक्कत ये कि आप सच सुनने नहीं चाहते। बौखला गए, बौखला गए। और मैं ऐसा कहा ही नहीं है भूपेंद्र जी, जो आपने सुना है तो आप कैसे ये सारी चीजें कह रहे हैं? आपको सुनने में गलती हुई है, ऐसा कहा नहीं गया जैसा आप बता रहे हैं। आगे कहिए। मुझे खोजने की जरूरत नहीं। मैं क्यों बौखलाऊंगा? मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूँ। और जो है कि आप हमारे दर्शक देख सकते हैं कि आप कैसे बौखला बात कर रहा हूँ। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता पर बात कर रही है। दावे जो किए जा रहे हैं उसको लेकर भूपेंद्र गुप्ता जी का कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना ये है कि आप शाम को देख लीजिएगा, 28 में से 28 सीट हम लेके आ रहे हैं और पूरी तरह से जो है सरकार बचेगी। आ रही हूँ।
जी भूपेंद्र गुप्ता जी, ये सरकार जनता ने कितना वोट किया होगा आपको, वोटर्स ने कितना वोट किया होगा? क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल के वोटिंग परसेंट को हम देखें और बाकी जगहों के वोटिंग परसेंट को देखें तो सभी जगह ऊपर नीचे हुआ है, तो एक ही मुद्दा नहीं चला मध्य प्रदेश में सर? सब जगह एक मुद्दा चला है गद्दार, सब जगह एक मुद्दा चला है बिकाऊ, सब जगह एक मुद्दा चला है लोकतंत्र की हत्या, सब जगह एक मुद्दा चला है कि पैसा कहाँ से आता है विधायकों को खरीदने का, सब जगह एक मुद्दा चला है, कोई जो मुद्दा कहीं दूसरा नहीं चला है। ठीक है राजू जी, एक ही मुद्दा चला है, बाकी सब आपके फ्लॉप हो गए, बताइए। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि भूपेंद्र जी आते ही बौखला गए, और ये हार के पहले की जो बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद राजू जी को ढूंढते हुए आप मिलोगे, तो मैं भूपेंद्र भैया को कहना चाहती हूँ कि शाम के 5 बजे तक मेरे डिबेट फिक्स हैं, मैं किसी भी चैनल पर आपको मिल जाऊंगी, और आप कहे तो रात के 8 बजे भी आप जहां बोलोगे वहां मिल जाऊंगी, इसमें चिंता की बात नहीं है। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढना आप जैसे लोगों को पड़ेगा जो भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, क्योंकि आपने जो कहा है वो सच नहीं होगा। आपका कोई मुद्दा नहीं चला, आपने बिकाऊ कहा, एक प्रमाण आप नहीं दे पाए। आपने महिला, जब आप हारने की स्थिति में आ गए तो आप बिलो द बेल्ट वॉर करने लगे, आपने महिला सम्मान के ऊपर जो आघात किया वो परिणाम आपको दिखने वाला है। आपके जो नेता है वो मार्च में अलग बात करते हैं कि इतने वादे पूरे हुए, जुलाई में अलग बात करते हैं इतने हुए। रत्नाकर सर, 3 फेसेस में ये कैंपेन चला है बीजेपी का कि पहले तो वो गद्दार वाला जो मैटर उठा उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली उस मैटर को डाइवर्ट किया गया, फिर उसके बाद नंगा भूखा, गरीब अमीर, इस तरह की बातें होने लगी सेकंड फेज में, और थर्ड फेज जब आते आते हमने देखा आइटम और कुत्ते बिल्ली जैसी बातें भी होने लगी थी। तो आपकी पहले टिप्पणी, उसके बाद हरदीप सिंह डंग साहब ने कुछ कहा है, अनादि टीवी से बातचीत करते हैं, वो सुनवाएंगे। पहले रत्नाकर सर आपकी टिप्पणी। दरअसल हुआ ये कि जब ये लगने लगा पॉलिटिकल पार्टी तो दोनों को कि इश्यूज बहुत ज्यादा इम्पैक्टिक नहीं है, बीजेपी के हाथ से कर्ज माफी वाला इशू जब ढीले होने लगा, वो कमलनाथ जी ने तो पेन ड्राइव जारी कर दी, उसका विधानसभा वाला एपिसोड हो गया। दूसरा, जब ये कांग्रेस को भी लगने लगा कि उसका जो बिकाऊ टिकाऊ वाला निश्चित रूप से मतदाता के दिमाग पर असर कर रहा है, लेकिन शायद वैसी तूफानी असर नहीं कर सकता जैसे राहुल गांधी की 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा ने किया था। तो उसके बाद में होता यह है कि जब आपको लगता है कि आपके जो मुख्य इश्यूज हैं काम नहीं कर रहे, तो बाकी चीजें सामने आने लगती हैं धीरे धीरे। जैसा हुआ, जैसा आइटम वाले केस में हुआ, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को ही अगर आप मंच पे कहने लगे कि हाँ मैं कुत्ता हूं, या एक तरीके सीएम को कोई कहे कि भाई भूखा नंगा सीएम है यहाँ का, तो सारी की सारी चीजें इसलिए होने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा वोटर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह यह थी कि वोटर साइलेंट था, इश्यूज निश्चित रूप से उसको प्रभावित कर रहे थे लेकिन वोटर साइलेंट रहा। अनादि टीवी की टीम ने सारी 28 की 28 सीटों का जब दौरा किया, पारुल आपको याद होगा, जब लोगों से पूछा जाता था तो बहुत ही गोलमोल जवाब देते थे। उनसे जब पूछा जाता था कि किस पार्टी की सरकार बनता देख रहे हैं, तो लगभग 50% मतदाता गोलमोल जवाब देता था। कुछ ने तो ये तक कहा था कि चुनाव आ जाने दीजिए, जो मजबूत दिखेगा हम उसे वोट देंगे। तो वोटर साइलेंट रहा, लेकिन कि हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं, कईयों ने ये काम बीजेपी को ही वोट देते हैं। हाँ, किसी को भी कोई भी कैंडिडेट हमें नाम नहीं पता, कई जगह तो ये भी स्थिति निकल कर सामने आई थी। निश्चित रूप से तो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल बनना स्वाभाविक था पार्टीज के बीच में, लोगों के बीच में, कि आखिर मतदाता चाह क्या रहा है, आखिर उसके अपने सेटल्ड इश्यूज क्या हैं। तो उसी की वजह रही पारुल की मुद्दों से बात हटकर यहां तक आ गई ऐसी चीजों पर जिनको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ा, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ गई। तो वो मामला सीधा सीधा सा ये है कि इश्यूज जब आपको लगा कि मतदाता उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको दूसरी चीजें लेकर आनी पड़ी पॉलिटिकल। लेकिन आज जब ईवीएम खुलेगी सर तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। मैं दर्शकों की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। हरदीप सिंह डंग साहब ने क्या कुछ अनादि टीवी से कहा, वो सुनवा देते हैं, उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ रुख होगा। हरदीप सिंह डंग साहब क्या कुछ कहा उन्होंने, हम बड़े उनकी बातचीत सुनवाते हैं। उत्साह है, जो जनता में उत्साह है, और लगातार क्षेत्र में घूमकर जो जनता का प्यार मिला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 101% भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित। इसे कॉन्फिडेंस माना जाए या और कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास। कॉन्फिडेंस ले लो, विश्वास ले लो, या जनता का प्यार ले लो। आपको लग रहा है कि आप जीत ही जाएंगे? पूरा विश्वास, पूरा विश्वास है। विश्वास, आत्मविश्वास से लबरेज डंग साहब नजर आए, और ये वो चेहरा है
जो सबसे पहले जिन्होंने कदम आगे बढ़ाया था और रेजिग्नेशन दिया था अपनी विधायकी से। आगे बढ़ती हूँ, ये तो खैर सभी को याद होगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिन मुद्दों पर इलेक्शन हुआ, हमने भी खुद धरातल पर जाकर, जमीन पर जाकर वोटर्स से बात की, तो जैसे कि रत्नाकर सर भी कह रहे थे कि कुछ आप उस टाइम नहीं कह सकते कि क्या उनके मूड में चल रहा है। कई वोटर्स ने सिर्फ पार्टी को वोट दिया, कुछ ने कहा कि हम गद्दार है छोड़कर चले गए, कई लोगों ने कहा कि कुछ कर्ज माफी नहीं हुई। तो अलग अलग तरह के इश्यूज निकलकर सामने आए सर। कुछ ने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कुछ ने कहा कि हम तो फूल वाले लोग हैं। भूपेंद्र सर। नहीं, देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना अलग ऑब्जर्वेशन होता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। एक राजनीतिक व्यक्ति का जो राजनीति में काम करता है उसकी ऑब्जर्वेशन अलग तरह की होती है। वो जो है अपने मतदाता की आंख पड़ता है। और जो है ये जो परिस्थिति अभी ज्यादा समय नहीं है, अभी घंटों में चीजें सामने आ जाएंगी। आप देखेंगे कि ये सारे आकलन जो है गलत है। असहमति जनता इसके साथ दर्शा रही है और भारी बहुमत से जो है वो गद्दारों को सबक सिखाने जा रही है। ये आप अभी देख लीजिएगा। और ये एक माइलस्टोन होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में कि मध्य प्रदेश के इतिहास को कलंकित करने की जो चेष्टाएं हुई हैं वो परास्त होंगी। यहाँ की जनता लोकतंत्र की हामी है, लोकतंत्र की पक्षधर है, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है और उसका अपना जो एक संवैधानिक अधिकार है, एक जो सरकार को चुनने का, अपने पसंद की सरकार बनाने का, उस अधिकार को किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी धन संपदा लूट कर इकट्ठी कर ले। ये निर्णय फैसला आएगा जनता का। ये जनता की लड़ाई है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी। ये बड़ी गलत फहमी है चैनलों को और अखबारों को और दुनिया को कि ये कोई कांग्रेस की लड़ाई, ये जनता की लड़ाई थी और जनता खुद लड़ रही थी इसको। और ये भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास के खिलाफ लड़ रही थी। आप देख रही हैं कि सिंधिया जी किस तरह से जो है अवसाद में आ गए थे। आप खुद ही बता रहे हैं कि वो खुद ही मंच पे अपने आप को कुत्ता और जाने क्या क्या कहने लग गए। ये अवसाद कोई अचानक थोड़ी हुआ, ये जनता के मूड से ही पैदा हुआ है। जब जनता ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये अवसाद पैदा हुआ है। और इस अवसाद को अगर आज हम जो है अनदेखा करेंगे तो ये वास्तविक विश्लेषण नहीं होगा। जी जी भूपेंद्र गुप्ता जी, ये अवसाद, अगर कुत्ता कहा जाना खुद को अवसाद है तो आइटम और भूखा नंगा क्या अवसाद की निशानी नहीं माने जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो भी बिल्कुल सही बात थी और आज भी और कल भी अब लोगों ने ये कहा कि वो उस संदर्भ में कही नहीं गई जिस संदर्भ में बीजेपी ने उसे बनाने की कोशिश की और जनता ने उसे खारिज कर दिया है। और अभी आप नोट कर लीजिए, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, शाम को मिलूंगा, कि जिस सीट पर ये इशू बनाने की झूठा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सीट कम से कम वो 20,000 से हारेंगे। नोट कर लीजिए आप। जी जी बिल्कुल 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 नोट। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल और था मेरा छोटा सा आपसे। जो आपने कहा 28 की 28 सीटें हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए इसमें से कुछ अगर माइनस होता है तो कौन सा फैक्टर के चलते आपका 28 सीट वाला दावा पूरा नहीं हो पाएगा? मान लीजिए 4-5 कुछ कम सीटें आ जाती हैं, 20 के करीब मामला ठहरता है, 18 के करीब ठहरता है, तो क्या वजह देखेंगे फिर आप? जहां पर हमारी जो टीम थी बूथ की, अगर वो मैनेज नहीं कर पाई है चीजों को, जहां पर बूथ लूटने की चेष्टाएं की बीजेपी ने और हमारे लोग जहां काउंटर नहीं कर पाए, जहां पर प्रशासन ने खुलकर जो है मदद की और हमारे लोग जो है काउंटर नहीं कर पाए हैं, ऐसे 1-2 सीटें प्रभावित भी हो सकती, लेकिन वो भी ये संदेश देंगी कि जो है पूरी 28 सीटें ही हम जीते, उससे कोई अंतर नहीं आएगा इस पर। और आप इसको ये देख लीजिएगा, ये चीज जो है ये मध्य प्रदेश के इतिहास का एक नया इसके कांग्रेस को इसमें से हटा ही दीजिए आप। ये कांग्रेस का चुनाव ही नहीं, ये चुनाव मध्य प्रदेश की अस्मिता का चुनाव है, तो इसके परिणाम सामने देखेंगे आप। जी जी राजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भूपेंद्र जी की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि ये चुनाव माइलस्टोन साबित होगा। और वो जिस भाषा में कह रहे ना, ये चुनाव जनता का था, तो जनता का भी चुनाव था, क्योंकि जनता ने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रही थी। कांग्रेस किस तरह से वचन पत्र हो, प्रवचन पत्र हो से वचन भंग पत्र बनाया उन्होंने, किस तरह से जनहितैषी योजनाओं को बंद कर रही थी। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश केवल छिंदवाड़ा था, योजनाओं को जिले जिलों से शिफ्ट करके छिंदवाड़ा ले जाई जा रही थी। यानी पूरे प्रदेश के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो सब जनता ने देखा है। और इसलिए जिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी विधायकी, अपने मंत्री पद को दांव पे लगाया और प्रदेश को बचाया, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि परिणाम उनके पक्ष में आने वाला है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आकर के उन सभी जनहितैषी योजनाओं को चालू किया
जिस कोरोना की चर्चा अभी की जा रही थी, कोरोना की प्राथमिक तैयारी का जो समय था, उसमें आईफा में लगे थे ये लोग। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, उस दिन के बाद से कोरोना की तैयारियां शुरू हुई हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से देखी है और उसका परिणाम सामने आएगा। अभी उन्होंने भी कहा कि शाम को 5 बजे 28 सीटें जीतेंगे और हम भूपेंद्र गुप्ता जी यहीं रहेंगे, वहीं मिलेंगे। तो जरूर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजने में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है और वो दूरी बहुत जल्दी पाट जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी रत्नाकर, मैं राजू जी से अगला सवाल करना चाहूँगा कि ये जो बहुजन समाज पार्टी ने अचानक बीजेपी के नेताओं के यहाँ, भूपेंद्र सिंह के यहाँ मिलने जाना शुरू किया, निर्दलीय शेरा भी पहुँच गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी कवायद किसी एक इस चीज़ का, इस आशंका का हिस्सा है कि उसे वांछित सीटें शायद मिलने में दिक्कत आ सकती है और बाहर से समर्थन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं भैया, ऐसी कोई आशंका नहीं है। हमने परिश्रम किया है, हमारे टॉप लीडर से लेकर के बूथ पर काम करने वाले हमारे सेनापति ने परिश्रम किया है और वो परिश्रम आज आपको दिखेगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों का आपस में मिलना जुलना होता ही रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर उन्होंने हमारे मंत्री जी को फोन करके कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो कोई वो मना तो नहीं कर देंगे। आके उन्होंने अपनी बात कही होगी, जो भी कही होगी। मेरी जानकारी में पूरा विषय नहीं है कि क्या इन लोग की बातचीत हुई, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक विधायक है, वो आकर के अगर अपनी बात अपने लोगों से कहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि जनप्रतिनिधियों का, जो दूसरे दल के भी होते हैं, उनका आपस में मिलना जुलना होता रहता है। उसे शंका की नजर से देखना या उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस की फितरत है। नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी, ये जब मुलाकात हुई उसी बीच उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का शिवराज सिंह चौहान सरकार का समर्थन करते हैं, जो बीएसपी के एमएलए थे कुशवाहा, उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने अगले सेंटेंस में कहा कि हम हर निर्णय में इस सरकार के साथ में हैं। इस सारे घटनाक्रम को, क्योंकि पिछले जो मुख्य इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें बीएसपी का एक तरीके से अलायंस था कांग्रेस के साथ में, बहुत अच्छे संबंध है उनके, समर्थन से सरकार भी चली। ये जो परिवर्तित घटनाक्रम है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? इसमें कोई परिवर्तित घटनाक्रम नहीं है, ये तो आपका अनुमान है। हमारे आज भी संबंध अच्छे हैं और राजनीतिक स्तर पर जब भी कोई भी बातचीत होगी, बीएसपी, अभी आप मायावती का बयान कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हम जिंदगी में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये तो बयान अभी उन्होंने हफ्ते भर पहले किया है, तो उसको भी देखना चाहिए कि वही तय करती हैं। ये तय यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वो तो तय करते नहीं है। जो तय करता है ये फैसला, उसका बयान सुन लीजिए। दूसरी चीज जो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो ये नॉन इश्यूज पर जो भी आदमी शिफ्ट होता है, वो उसका मतलब ही है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं। इन 6 महीनों में क्या लोगों ने देखा नहीं है? मुख्यमंत्री जी बताते थे खुद ही कि 15 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में जो है अपने कंधे पे गृहस्थियों बच्चों को लाद के 1-1 हजार किलोमीटर पैदल आए। उन्हें कैसे लूटा गया? आपके कैमरों ने दिखाया, आपके चैनलों ने दिखाया। भूल जाएंगे लोग, ये जीवन भर का दर्द है और इनको सबक सिखाएंगे लोग। 15 लाख में से खुद मुख्यमंत्री की, अभी आप वेबसाइट खोल लीजिए थोड़ी देर बाद, आप जो है उसकी लेबर डिपार्टमेंट, कुल 3.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए मनरेगा में मजदूरी। 12 लाख मजदूरों के घरों में आज भी चूल्हा नहीं जल रहा है। ये 7 महीने की परफॉर्मेंस है सरकार की। कितना झूठ बोलेंगे? और झूठ के जनता समझती नहीं है। और ये झूठ बोलने से क्या क्या हासिल होने वाला है? आज आप अगर अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने नागरिकों के साथ अगर सत्य का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उस सरकार का औचित्य क्या है? आप किस भूख के लिए सत्ता में बने हुए? ये सत्ता जान रही, जनता जान रही, और इसी का परिणाम शाम को आपको मिलेगा। बिहार का आप परिणाम देख ही रहे होंगे, सुपड़ा साफ हो गया। कितने दिन झूठ बोलेंगे? बोला था ना कितने चाहिए, 90 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़, कितने देकर आए? ये जनता बता रही है, ये जनता सबक सिखा रही है। आखिर झूठ कितने दिन जिंदा रखोगे आप? कितने दिन गुमराह करोगे लोगों को? कितने दिन भ्रम में रखोगे? ये सारी चीजें सामने हैं और वही परिस्थितियां जो उत्तरदायी होती हैं। 75 साल में एक लोकतंत्र मैच्योर हुआ है, जनता ने आजादी की सांस ली है, उसे क्या एक दिन में गुलामी में बदल दोगे आप क्योंकि आपको बहुमत मिल रहा है? ये संभव नहीं है, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। 1000 सालों की गुलामी से बाहर निकला है भारत, उस परिश्रम, उस बलिदान के साथ। वो बलिदान ऐसे ही जाया नहीं हो जाएगा।
जी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, पिछले चुनाव के पहले, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का इशू सबसे महत्वपूर्ण था। कहा गया कि उसने बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित किया और उसके चलते कांग्रेस की सरकार बनी। अब जैसा आपने कहा है कि शाम तक आपकी सरकार फिर से बन जाएगी, तो सरकार बनने के बाद में अब की बार की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं कांग्रेस की? जो बचे हुए लोग हैं उनका कर्जा माफ करेंगे हम, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया और झूठ बोलते रहे ये। उसमें से इन्होंने पैसे जो है डाइवर्ट किए 657 करोड़ रुपया, और जो है उस फंड की जो है का दुरुपयोग किया। ये सब चीजें अभी सामने आएंगी और ये सब चीजें हम बताएंगे जनता को। तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। सबसे पहला रुझान जिस सीट पर आया है, भोपाल से ये अपडेटिंग्स हमारे पास आई है, आपको बता दें, कविता भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है लगातार। सांवेर विधानसभा सीट 28 सीटों पर तो उपचुनाव चल ही रहा है। उपचुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अब मतगणना उन 28 सीटों पर चल रही है और उस मतगणना का जो पहला रुझान है वो निकलकर सामने आया है। तुलसी सिलावट इस वक्त आगे चल रहे हैं, जो हमें अपडेट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से। देखिए, सवाल यही था कि क्या सांवेर में भी गद्दार वाला मुद्दा चलेगा, बेकआउट टेकआउट चलेगा, या कोई और मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। हालांकि कविता जो पूरा इलेक्शन टाइमिंग पर सांवेर सीट को कवर करती रही, उन्होंने हमें अपडेट किया था कि वहां पर जब उन्होंने धरातल पर जाकर वोटर से बातचीत की थी तो यही निकलकर सामने आया था कि जनता ने मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, समस्याओं को समझते हुए वोट किया है। और अब ये तो सिर्फ आकलन ही किया जा सकता था, अब वोटर्स ने क्या सोचकर वोट दिया ये तो नतीजों के साथ पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर चला। जी भूपेंद्र जी, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। मैं पूछ रहा हूँ कितने मतों से आगे चल रहे हैं, ये भी तो बता दीजिए सर। धीरे धीरे आपको अभी तो अधिकृत रूप से 1 घंटे बाद जो है जारी, 1 घंटे बाद जारी होता है अधिकृत रूप से बुलेटिन। आपने पौन घंटे में 45 मिनट में जारी कर दिया। अभी तो आगे ही चल रहे हैं सर, इतनी बेसब्री किस बात की? आपने कहा ना 5 बजे तक आपकी सरकार बन रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कितने मतों से आ गई है तो बता दीजिए। मैं सर अपनी तरफ से पता जैसे पता चलेगा पहली प्राथमिकता आपको बताऊंगी। अभी जो पता चला है कि आगे चल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही पता चलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला रुझान जो आया है वो सांवेर सीट से आया है और जैसे अपडेट्स हमें मिलेंगे हम वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। तुलसी सिलावट विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसलिए आपके पास रुकी हुई थी। तो हमारी बात कंप्लीट हो गई है, हमने हमारी बात जो आपने प्रश्न किया था वो हमारी बात पूर्ण हो गई। ठीक है, एक सवाल जो मैं भूपेंद्र जी करना चाह रही थी कि आपने कहा कि हाँ, रोजगार का मुद्दा जिसको लेकर आपने कहा कि हमने काम किया, कर्ज माफी का मुद्दा जिसको लेकर आपने कहा कि हमने काम किया, लेकिन उन मुद्दों को इलेक्शन कैंपेन में इतना ज्यादा आप लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, या फिर स्ट्रैटेजी जिस तरह से कहा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि उस मुद्दे को डाउन करना या छुपाना या हाइड करना, तो वो होता गया और आप भी उसी बयानबाजी में उलझते गए। ये आपका परसेप्शन है, आपकी धारणा है। वो मुद्दे कितने गहरे थे ये परिणाम आपको बता देंगे। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उसको जो है ढोल पीटने की जरूरत नहीं होती। उसकी पीड़ा, उसका अपना दर्द जो है वो हमारे साथ खड़ा था। आपने जितना लोगों को सताया है, जो है आज आपने जो है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है जानवरों के खाने लायक चावल खिलाया, ये लोग भूल जाएंगे। आप कल्पना करती है इसके लिए ढोल पीटने की जरूरत है। ये सब चीजें जो है ये जो डिबेट है ये घर घर में होते हैं। ये चैनलों का डिबेट नहीं है, ये घर घर का डिबेट है। ये पीड़ा, उनका दर्द जो है हर घर की चर्चा है। बच्चे से लेके जिसका बच्चा भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला है, वो जो है टीवी के चैनल पे आके अपनी बहस नहीं बताता है, वो वही घर में कर रहा है। उसके अंदर का वो जो आक्रोश है वो ये मुद्दा है चुनाव का। इसको क्या भूल जाएंगे लोग जिनके मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली और करोड़ों रुपए के भुगतान हो गए हैं? वो दर्द भूल जाएगी जनता, आप सोचती हैं क्या? आप भूल जाएंगी, आप पर गुजरेगी तो जिन पर गुजरी है वो जवाब देंगे इस बार। तो राजू मालवीय जी, जिन पर गुजरी है वो जवाब दे चुके हैं और वो जवाब मतपेटियों में कैद हो चुका है, लेकिन वो निकलेगा शाम को और निकलेगा तो किसके चेहरे पर हंसी आएगी, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, किसका चेहरा मुरझाया होगा तो पता ही चल जाएगा। लेकिन जनता के चेहरे पर हंसी आएगी,
मध्य प्रदेश की जनता के चेहरे पर हंसी आएगी, वो जनता खुश होगी। ठीक है, जो दल बदल करके भी आए, जिनको पार्टी में पहली प्राथमिकता दी गई, उनके चेहरे पर भी तो खुशी आएगी ना सर। ऐसे भी कई कैंडिडेट है दोनों ही जगह पर, दल बदलू। चलिए आइए राजू जी। देखिए भूपेंद्र जी, मेरी बात का बहुत सारा जवाब भूपेंद्र जी ने दे दिया, लेकिन बड़े घुमा के दिया है। उन्होंने चावल की बात की, चावल उन्हीं ने इश्यू करवाया था। कांग्रेस की जब सरकार थी उसी ने ये चावल भेजा था। दूसरी बात, अरे आप ही ने भेजा था, सच स्वीकार कर लो भैया। दूसरी बात उन्होंने ढोल बजाने की कही, तो हाँ, उन्होंने युवाओं को जो रोजगार दिया वो ढोल बजाना और ढोल चलाना, दोनों का रोजगार दिए। तो उस युवा ने भी इनको भर भर के जवाब दिया। अभी किसान कर्ज माफी की बात हो रही थी, एक एक करके बात कर लीजिए। किसान कर्ज माफी सर्टिफिकेट बांटने से कर्ज माफी नहीं हो जाती। किसान को डिफॉल्टर बनाने वाली कांग्रेस है। जिन सोसाइटियों के ऊपर आपने ये बोझ थोपा था, वो सोसाइटियां आज परेशानी में। उन सोसाइटियों की, मैंने कहा किसान कर्ज माफी की जो बात की जा रही थी, सर्टिफिकेट बांटने से कर्ज माफी नहीं होती साहब। एक पैसा आपने बैंकों को नहीं दिया, आपने जिन सोसाइटियों के ऊपर वो थोपा, वही बोल रही हो। आपके समय में जब आपका आए तो आप बात कर लीजिएगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली, इसलिए आप अपनी मर्यादाएं रखें। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप अपनी मर्यादा मत छोड़िए। बात तो सुन लीजिए, जवाब तो आने दीजिए। आपका भी जवाब सुना था उन्होंने। मैं शांति से सुन रही थी, वरना बोलना मुझे भी आता है और आपको फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये ध्यान रख लेना। आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए। आप उम्र में बड़े, आपको इस बात का लिहाज होना चाहिए कि आप अपने समय में बोलें। चलिए बोलिए, आप खूब बोलिए, जोर से, जितनी देर बोलना चाहें बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट कर लेने दीजिए राजू जी, कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बात। बोलिए, ये तो हमारी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बोले, बढ़िया। दिख रही है कैसी बहन है, दिख रही है ना। चलिए राजू जी, भी आप लोगों ने बहन ही कहा था ना, बाद में उसका बेचारी की गेहूं कर्ज माफी जो हुई उसमें अब आगे आप नहीं बढ़े, तमाम आरोप लगा दिए उन्होंने। किसान कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांट देने से कुछ नहीं होता। आपने बैंक को 1 रुपए का सिक्का नहीं दिया। आपने जिन सोसाइटियों के ऊपर ये बोझ लादा, वो बहुत बड़ा पाप किया उन किसानों के लिए भी जो लगातार कर्ज भरते थे। आज वो सोसाइटियां परेशानी में हैं। आज सहकारिता का जो पूरा काम है वो इससे प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार आई तो हमने उन सोसाइटियों को 800 करोड़ रुपए दिया है। सहकारिता के विषय को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया इस दिशा में। आपने कहा ढोल बजाए, हाँ, ढोल बजाने और ढोल चराने का ही तो काम आपने किया है। वही काम दिया आपने युवाओं को, और इसलिए युवाओं ने भी बहुत भर भर के उत्तर दिया है, और वो उत्तर जल्दी आने वाला है। जितने गाल बजा रहे हैं वो सब चीजें आपको सामने आने वाली। अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, चंद घंटे और सारी साफ हो जाएंगी। रत्नाकर सर, मैं यहीं पर भूपेंद्र जी से एक सवाल और करना चाहूँगा। भूपेंद्र जी, बहुत मार्च से लेके अब तक प्रदेश में वास्तव में बहुत ऊहापोह जैसी स्थिति दिखी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान इस तरफ था कि सरकार स्थायी रूप से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, आने वाले 3 साल का परिदृश्य क्या देखने के लिए मिलेगा। यही बात मेरे ख्याल से राजू जी भी इस बात से सहमत होंगी कि अनिश्चय की स्थिति के बीच से प्रदेश गुजरा। आज शाम के बाद से प्रदेश को 3 साल के लिए, भले किसी भी दल का विजय हो, आपका दावा है आपकी जीत होगी, राजू जी का दावा है कि इनकी सरकार बनी रहेगी, लेकिन अगले 3 साल का प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या इस तरीके का आप दोनों देखते हैं, जिसके बाद लोगों को इस तरीके के घटनाक्रम के दोहराव की कोई आशंका न रह जाए? देखिए, ये जो घटनाक्रम है किसी पार्टी की राजनीतिक फिलॉसफी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश तो इसका शिकार है। अकेला मध्य प्रदेश शिकार थोड़ी है। गोवा में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या करने की कोशिश हुई, राजस्थान में क्या करने की चेष्टा हुई। ये जब आपका एक राजनीतिक दर्शन बन जाता है सरकारों को अपदस्थ करना अनैतिक साधनों संसाधनों से, तो उसकी कोई रोकथाम थोड़ी हो सकती है। ये आपके डीएनए का पार्ट बन गया है। आपने कोई एक सरकार थोड़ी गिराई है, आपने तो हर जगह अभी जो है चेष्टाएं हर जगह की हैं।
और ये चीज जो है ये देश की जनता देख रही है। इसको कितना भी इस पर हम धूल डालें, कंबल डालें, छुपती थोड़ी है ये चीजें। ये समस्या जो है ये राजनीतिक सिस्टम की समस्या बना दी है आपने एक ये राजनीतिक प्रणाली पैदा कर दी इस तरह की कि जनता किसी को भी चुनाव जिता दे, हम उस सरकार को गिरा सकते हैं। और ये जो है ये डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है और ऐसी ताकतें पूरी दुनिया में हारना शुरू हो गई हैं, भारत में भी हारेंगी। जी राजू जी, मैं आपका भी इस पे विजन जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जब हम अपने लोगों को संभालने में अक्षम हो जाते हैं, जब हम उनकी चिंता नहीं करते, जब उनको मिले मतदान का हम सम्मान नहीं करते, तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं जो मध्य प्रदेश में निर्माण हुई। आपने देखा कि किस तरह से जब बताया गया कि भाई आप ये काम करना चाहिए, ये आप नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी चलो चलो कर रहे थे तो विधायकों ने भी चलो चलो कर दिया। मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि भैया कमलनाथ जी, आप अगर मुद्दों को पूरा नहीं करोगे तो सड़कों पे उतरूंगा। तो कमलनाथ जी ने कहा उतर जाओ। तो केवल ज्योतिरादित्य जी नहीं उतरे, कमलनाथ जी को उतार दिया उनने नीचे। तो ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखी हैं। आज बहनों के अंदर की पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखी है कि किस तरह से आधी आबादी का आपने अपमान किया। कभी आप कंचमाल कहते हो, कभी आप आइटम कह देते हो, कभी आप बहनों के कन्यादान की राशि का पैसा रोक लेते हो, यहां तक कि पालने में पड़ी हुई वो छोटी सी बच्ची जिसने दुनिया में जन्म लिया, जिसके जन्म को वरदान बनाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया था, आपने लाडली लक्ष्मी तक का पैसा रोक दिया। आपने जनहितैषी योजनाएं सारी रोक दी। आपने संबल का लाभ लोगों को ना मिले इसके लिए पूरे प्रयास कर लिए। आपने तीर्थ दर्शन योजनाएं रोक दी। और पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र जी जरा मुझे ये भी बता दें कि मार्च में कमलनाथ जी ने जो वचन पूरे हुए उसकी संख्या अलग बताई और जुलाई में उसकी संख्या बढ़ गई। तो क्यों भैया, तुम्हारे वचन क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए? और जब विज्ञापन जारी होता है कांग्रेस का तो उसमें 8 ही वचन पूरे बताए जाते हैं। तो मुझे ये तो बता दे, मुझे इस बात में मति भ्रम जरूर है कि कितने वचन आपने पूरे किए थे, क्योंकि धरती पर तो नजर नहीं आते। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? इन सारे झूठों का एक्सपोजर जो है अभी हो जाएगा। आप जितने भी नोट कर लीजिए, आप एक एक झूठ के तथ्यात्मक डिटेल आपको देती, कोई छुपी हुई बात थोड़ी। बजट में लिखा है, सब उसमें लिखा है। ये अभी झूठ बोल रही है कि साहब बैंकों को पैसे नहीं मिले, और इनने खुद अपने उत्तर में किस बैंक को कितने पैसे लौटाए इसका जवाब दिया है। ये तो पढ़ने लिखने की समस्या है। पढ़ते लिखते तो इनको पता चल जाता है कि इनकी सरकार ने जवाब क्या दिया है। तो वो जवाब में सब चीजें लिखी हुई हैं, ये भी लिखा हुआ है किस बैंक को कितने पैसे लौटाए। लेकिन इनकी समस्या है कि इन्हें रटना ज्यादा है, पढ़ना कम है। ये मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, अपने अपने काम करने का तरीका होता है। ये जो भी नहीं है ये इसकी टेस्टिफाई तो दुनिया करेगी, रिकॉर्ड करेगा। ये चीजें ऐसी थोड़ी है कि कोई कमलनाथ जी घर ले गए, कोई चीज रिकॉर्ड में लिखी हुई, रिकॉर्ड वेरीफाई कर, रिकॉर्ड में लिखी हुई रिकॉर्ड कितने सुन लीजिए मैडम, आप दीदी सुन लो यार, आपकी हमने बात सुनी, हम तो नहीं बीच में बोले, तो मेरी भी सुन लो बात। भूपेंद्र जी जल्दी से क्या तथ्य सामने आ जाएंगे, सारे तथ्य रख दिए जाएंगे। और आज ये सरकार में है, ये अभी वेरीफाई कर लें जितने झूठ बोल रहे हैं। योजना का नाम बता दें, ये कि कौन सी योजना रोक ली थी, इन्हें नाम तक नहीं पता होगा। इनके मुख्यमंत्री कह रहे साहब लड़ुए खा गए, बताएं कौन सी योजना थी लड़ुए की। जल्दी से हम राजू मालवीय जी जल्दी से अपना जवाब दे दें, उसके बाद हमें वैभव की तरफ रुख करना होगा। कांग्रेस स्ट्रांग रूम में वो मौजूद है, बताइए राजू जी। निश्चित रूप से वो बहनें जो गर्भवती बहनें जो जननी, नाम बताओ आपकी सरकार ने 1400 रुपए की राशि हम देते थे लड्डू के लिए, वो लड्डू खा गए आप। संबल योजना के बहन के 16,000 खा गए, लाडली लक्ष्मी का पैसा झीम गए। और कन्यादान जिस संस्कृति के हम मानने वाले हैं, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। 51,000 देंगे, एक बेटी को नहीं दिया। उन बेटी को धरना आंदोलन करना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, एक बेटी को 51,000 नहीं दिया। भूपेंद्र भैया कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, क्यों झूठ बोल रहे हो?
अपनी प्रामाणिकता पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस स्ट्रांग रूम से। और उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्यावरा सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ब्यावरा सीट से नेपानगर से बीजेपी की सुमित्रा आगे चल रही है। ब्यावरा से आगे चल रही है बीजेपी, नेपानगर से आगे चल रही है बीजेपी। और उसके अलावा आपको बता दें सावेर से भी अभी जो अपडेट आया था तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे हैं। ब्यावरा, नेपानगर, सावेर 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी आगे चल रही है। वैभव की तरफ अब हम रुख कर लेंगे। ये लगातार ये अपडेट आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, जैसे कि आपसे वादा किया कि सबसे पहले रुझान आपको अनादि टीवी पर मिलने जा रहे हैं और उसके साथ चर्चा भी होती रहेगी, बातें भी होती रहेंगी और ये भी विश्लेषण होगा कि जनता ने किन मुद्दों को पसंद किया है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस स्ट्रांग रूम से। वैभव, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मतगणना को देखा जा रहा है। अनादि टीवी पर बाकायदा यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। वो पूरे ही जो रुझान आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसको पूरी तरीके से देख रहे हैं कि जनता ने किसको अपना मैंडेट दिया है। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। मध्य प्रदेश की दिशा और दिशा को तय करने वाली ये चुनाव थे। 355 जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में थे। 63 लाख से ज़्यादा वोटर्स थे और जो चुनावी रुझान आने शुरू हुए हैं, हालांकि जो 3 से 4 स्थानों की बात की जा रही है वहां से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में बाकायदा एक बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। बड़ी टीवी स्क्रीन पर जो टीवी चैनल्स होते हैं उसके माध्यम से देखा जा रहा है कि क्या 28 सीटों पर जनता ने तय किया है, किसको जनता अपने वोट दे रही है और किसको जनता ने चुना है। बेहद महत्वपूर्ण था ये वाला चुनाव, क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी देखा और कमलनाथ की भी मेहनत हमने देखी। वहीं हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूरी बीजेपी की टीम को भी चुनावी मैदान में देखा। तो अब वो समय आ गया है, शुरुआती रुझान आने की शुरुआत हो गई है कि जनता ने किसे अपना मैंडेट दिया है, जनता किसे चुनने जा रही है। मध्य प्रदेश में आने वाले 3 साल में किसकी सरकार रहेगी। वैभव, एक थोड़ा सा अभी इस माहौल से इतर एक चीज और हमारे दर्शकों को हम बताते चलें। ये तकनीकी प्रयोग जो होते हैं हम बड़े करते हैं। अनादि टीवी इस बात के लिए खास तौर पर जाना जाता है और ये तकनीकी प्रयोग आपने वहां खड़े होकर कर दिया। ट्रिपल फ्रेम जैसे हम तकनीकी लैंग्वेज में कहते हैं वो दिखा रहे थे हमारे कैमरा पर्सन। अब आप आगे ये बताइए, जिस तरह से तैयारियां वहां चल रही हैं, स्ट्रांग रूम बना दिया गया है और न्यूज चैनल्स को वॉच करने की कवायद की, कहां से कौन आगे चल रहा है उसके हिसाब से आगे प्लानिंग्स की जाएंगी। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कहीं पीछे वोटिंग में दिखाई देगी या ऐसा कहीं सीट पर कि जहां उन्हें कम मत मिले होंगे, हालांकि हार तो वो कहीं नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि जहां गोलियां चली, जहां पर बूथ लूटे गए, वहां से इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। वहां कुछ ऐसी खबरें आपको दिखाई दे रही है या ऐसी कोई बातें लोगों के बीच आप हैं कांग्रेसियों के? जी वैभव। फिलहाल ऐसी कोई बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस पर बातचीत भी की जा रही है और उनके जो समर्थक है जो कि इस वक्त विधानसभा जो मतगणना स्थल है उसके आसपास बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनके भी जो जानकारी है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरीके से जो लाइव प्रसारण अनादि टीवी के द्वारा किया जा रहा है उसी लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग भी अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। पारुल जी, इस वक्त आप देख सकते हैं अपने आप को भी, तो आप टीवी स्क्रीन पर वहां से मुझसे सवाल पूछ रही हैं और यही कांग्रेस कार्यालय में ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने कांग्रेस के जो मीडिया उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता, उनकी बात को सुना। 3 तारीख को जो मतदान हुए थे, मतदान के दौरान जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी, बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई थी, उसके बाद कांग्रेस ने कई विधानसभाओं में एक बार फिर से रीपोलिंग करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। माफ कीजिए, हालांकि कुछ जो मांगे थी जरूर पूरी की गई। अब जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं तो उसके बाद अब देखना बेहद महत्वपूर्ण हुआ कि कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी यहाँ पर आ सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस कार्यालय आएंगे और अपने समर्थकों से मतगणना का जो परिणाम आ रहा है उस पर लेकर बातचीत की जाएगी। कल विधायक दल की बैठक भी कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है, तमाम लोगों को बोल दिया गया है, कुछ लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? कल को लेकर रणनीति किस तरह की बना रहे हैं लोग? जी
बिल्कुल आज के परिणामों पर डिपेंड रहेगा कि कल की रणनीति क्या होगी। हालांकि पहले ही कॉल कर दिया गया था कि 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन परिणाम बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ आगामी रणनीति को भी तय करेंगे। तो फिलहाल जो सबकी निगाहें हैं कांग्रेस के बड़े लीडर्स की, वो यही देख रहे हैं कि परिणाम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता क्या कहती है, और इन 28 विधानसभा सीटों पर जिन पर 355 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत क्या कहती है। जब उनकी किस्मत सामने आ जाएगी तो फिर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए या विपक्ष में किस तरीके से अपने आप को ज्यादा मजबूत करना, उसको लेकर रणनीति बनाएगी। तो सारी चीजें कल ही तय होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट आपको मिलती है तो दर्शकों को रूबरू कराइएगा। चलिए मेहमानों की तरफ हम वापस से रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। भूपेंद्र गुप्ता जी क्विट कर चुके हैं। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, जितना भी समय वो दे पाए। राजू मालवीय जी की एक और टिप्पणी हम ले लेते हैं, उसके बाद रत्नाकर जी आपके पास भी आएंगे। राजू जी, तो स्ट्रांग रूम में तैयारियां हो रही हैं और आपके कार्यालय में भी, अभी इससे पहले वैभव थोड़ी देर पहले वहां पर भी थे, वहां पर भी तैयारियां चल रही है, देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि कहाँ किस तरह की क्या पोजीशन है। लेकिन भूपेंद्र जी ने अभी जो बात कही थी कि अगर हम कम कहीं आके जाएंगे तो उन्हीं सीटों पर जहां पर गोलियां चली और बूथ कैप्चरिंग हुई। राजू जी, प्रदेश में कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, जबरदस्ती बहुत सारी जगह पर कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से हड़कंप मचाने की कोशिश की, वातावरण खराब करने की कोशिश की जी, वो जरूर ध्यान में दे आया, उसको देखा गया और उसके रोकने के सारे प्रयास भी किए गए। प्रशासन को हमने बताया कि देखिए इस जगह पर ये लोग ये कर रहे हैं, इस जगह पे ये लोग ये कर रहे हैं, इस जगह पे ये लोग, और उसको शाम होते होते वो चीजें ठीक भी हुई। निष्पक्षता से चुनाव आयोग ने काम किया है, लेकिन पारुल जी अभी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे के बाद आप रुक जाइए, उसके बाद तो फिर ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा। प्रशासन पे फोड़ चुके हैं, प्रशासन को धमका चुके हैं, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा चुके हैं। ये वो लोग हैं जब इनके मन की बात नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ते। और आज भी आपको शाम होते होते ये सब चीजें दिखने लगेंगी, ये मैं आपको पहले से कह रही हूँ। अभी आप देखिए, आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया था आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के, उन्होंने क्या कहा, कमलनाथ जी पर हनुमान जी की कृपा बरसेगी, मतलब कांग्रेस पे नहीं बरसेगी। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस कितने टुकड़ों में बटी है। मैं तो भूपेंद्र जी से पूछने वाली थी कि आप राहुल कांग्रेस के सदस्य हो या कमलनाथ कांग्रेस के सदस्य हो, ये तो बता दो, पर भूपेंद्र जी भाग गए। चलिए, भूपेंद्र जी के पास समय नहीं था, वो चले गए। रत्नाकर जी, काफी सारे मुद्दे इस इलेक्शन में रहे और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना ठीक नहीं होता। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और साथ ही रत्नाकर जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और आपसे ये समझें कि कई सारे मुद्दे इस माहौल में हमने देखे, उनमें संवैधानिक संस्थाओं पर भी आज से नहीं, कई समय पहले से, जैसे राजू जी भी कह रही थी कि कई समय पहले से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये संस्थाएं निष्पक्ष होकर अपना काम करती हैं। और आज के दिन जब हम नतीजों की बात कर रहे हैं और इस इलेक्शन में भी कई बार चुनाव आयोग को भी बीच में लाया गया और डायरेक्टली तो नहीं, कमलनाथ साहब ने इस तरह की टिप्पणी की थी और उसके बाद ईवीएम तो हर बार ही छिड़ी जाती है। सर, कोई छिड़े न छिड़े, बाकी जो हारता हुआ नजर आता है वो जरूर छिड़ता है ईवीएम को। जी, पारुल, दरअसल ये सारी चीजें देखें तो राग दरबारी याद आता है, और राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था कि हमारे भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो सड़क पे पड़ी हुई उस कुतिया की तरह, जैसे हर कोई आता जाता लात मार देता है। बेचारी ईवीएम जो है, इसकी भी स्थिति हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल इसी तरीके की कर दी गई है। माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, एक ब्रेक के लिए जाना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे, वादा किया है आपसे कि हर बार जो रुझान होंगे सबसे पहला नादी टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हर मतगणना केंद्रों के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद है। अभी मतपत्र, डाक मतपत्र खुलना शुरू हुए हैं, वो रुझान आना शुरू हुए हैं, जिसमें से ब्यावरा, नेपानगर, सांवेर ये सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हर अपडेट सबसे पहले आदि टीवी पर। छोटा सा ब्रेक, जल्दी से हाजिर होते, बने रहिए आप हमारे साथ।